अब तक हम अध्याय 8 के अंदर कैल्शियम तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इससे आगे के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला जो तत्व है आज का वो है पोटेशियम। देखिए बच्चों, पोटेशियम जो होता है, अगर हम इसकी अवस्था की बात करें कि मृदा में कैसे पाया जाता है, तो मृदा में इसकी अवस्था घुलनशील होती है और यह विनिमय यानी कि आदान प्रदान होने वाले रूपों में पाया जाता है। इसका अवशोषण हम देखें, डायरेक्ट हम इसका अवशोषण देखते हैं तो इसका अवशोषण K+ आयन के रूप में होता है। K+ यानी कि पोटेशियम आयनों के रूप में होता है। और पोटेशियम के बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ, आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनें। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता पौधे को बहुत होती है, लेकिन चूंकि ये किसी विशेष जैव रसायन का कोई घटक नहीं होता है, तो इसकी ऐसी कोई खास संरचनात्मक भूमिका नहीं होती है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाओं के अंदर इसका योगदान होता है। 4 क्रियाएं हैं जिनके अंदर पोटेशियम इम्पोर्टेंट होता है। देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया है रेडायन उदासीनीकरण। रेडायन उदासीनीकरण। सेकंड क्रिया है कला अभिगमन क्रिया। एक एक करके इनके बारे में भी बताऊंगा आपके लिए। कला अभिगमन क्रिया। थर्ड क्रिया है एंजाइम सक्रियण। और 4 है परासरण विभव। मुख्य रूप से ये 4 क्रियाएं हैं जिनके अंदर पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 4 क्रियाएं विदाउट पोटेशियम संपन्न नहीं हो सकती हैं। रेडायन उदासीनीकरण का मतलब होता है बच्चों कि किसी सेल के अंदर रेडायनों की मात्रा है, उसको उदासीन करना है, तो बाहर से उसके अंदर धनायन मिलाए जाते हैं। तो पोटेशियम अंदर प्रवेश करके वहाँ से रेडायनों का उदासीनीकरण कर देता है। कला अभिगमन क्रिया का मतलब है कि किसी भी प्रकार के आवरण से या फिर जो झिल्ली होती है उससे पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। एंजाइमों का सक्रियण करता है और परासरण विभव के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कि आपके प्रकाश संश्लेषण, रंध्र गति, बीजों की सामान्य वृद्धि, फलों की सामान्य वृद्धि। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए ये पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आइए देखते हैं ये घटक किसका होता है। पोटेशियम जो है वो कोशिका द्रव्य का घटक होता है। कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य का प्रमुख घटक होता है और इसकी जो मात्रा होती है वो अधिकांशतः मूल सीड्स, प्ररोह सीड्स, युवा पत्तियाँ और विभाजन वाले क्षेत्रों के अंदर होती है। शुष्क भार में इसकी मात्रा अगर हम देखें तो शुष्क भार में इसकी मात्रा 0.3 से 0.6% होती है। ये तो सिंपल फंडा हुआ पोटेशियम का। इसके बाद में हम आते हैं पोटेशियम की कमी के लक्षण, यानी कि न्यूनता के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए बहुत सिंपल हैं। जब पोटेशियम की कमी होती है तो पत्ती के किनारों से, पत्ती के किनारों पर हरिमाहीनता यहाँ दिखाई देती है हमें। पत्ती के किनारों पर हरिमाहीनता हमें दिखाई देती है। हरिमाहीनता मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है। क्लोरोफिल का नष्ट होना, यानी कि पत्तियों के किनारों से क्लोरोफिल यहाँ नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पत्तियाँ हैं वो कुरवरित हो जाती हैं। कुरवरित यानी कि मोल्टेड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ मुड़ी हुई हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद में ऊतकक्षय क्षेत्र बन जाते हैं। जहाँ पर हरिमाहीनता होती है वहाँ पर नेक्रोटिक रीजन्स बन जाते हैं। तने की वृद्धि कम होती है, तने की वृद्धि रुक जाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो बौना रह जाता है। इसके अलावा देखिए, जब प्रोटीन की, इसकी पोटेशियम की कमी होती है तो प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है और श्वसन की वृद्धि होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाती है प्लांट्स के अंदर। सेल्स में लिग्नीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोशिका होती है वो स्थूल हो जाती है, थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। तो हम नेक्स्ट जो ले सकते हैं वो लिग्नीकरण ले सकते हैं। इसका कमी का लक्षण लिग्नीकरण होता है। लिग्निन का जमाव मैंने आपके लिए बताया था जब पिछले चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको लिग्नीकरण और सुबेरिनीकरण बताया था, जब जल का अवशोषण में करा रहा था तब। एक होती है बच्चों इसकी कमी के लक्षणों में सीड्स प्रभाविता। इसमें क्या होता है, सीड्स प्रभाविता कम हो जाती है।
जिसकी वजह से जो प्लांट है वो वृद्धि नहीं कर पाता है। सीड्स प्रभाविता का मतलब आपको ये मैं यहाँ छोटा सा समझा देता हूँ। सीड्स प्रभाविता का मतलब है कि जब तक सीड्स वृद्धि करेगा तब तक उसके साइड वाली पत्तियाँ वृद्धि नहीं कर सकती। मान लीजिए एक छोटा सा नमूना है जहाँ पर ये सीड्स में कुछ पत्तियाँ हैं और इसके साइड में कुछ और पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो जब तक ये सीड्स वृद्धि करेगा तब तक इन दोनों को वृद्धि नहीं करने देगा। ऐसे हम कहते हैं सीड्स प्रभाविता। अगर आप इसको काट दो तो ये दोनों वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से झाड़ी बनाने में, झाड़ियों को घना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद में एक और छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि है क्रांतिक तत्व। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। क्रांतिक तत्व में देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 तत्व हैं जिन्हें हम क्रांतिक तत्वों के रूप में जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन्हें क्रांतिक तत्व क्यों कहते हैं। क्रांतिक तत्व कहने का रीज़न ये है कि प्लांट को इनकी आवश्यकता अधिक होती है, यानी कि पौधे के अंदर इनकी आवश्यकता जो है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन मृदा में इनकी सदैव कमी रहती है। तो इस स्थिति के आधार पर हम इनको क्रांतिक क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। पौधे को आवश्यकता तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा रहती है, लेकिन मृदा में इनकी आवश्यकता के अनुसार ये सदैव बना नहीं रहता, इसकी कमी रहती है। इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं, क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तक के तत्वों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में अगले तत्व की बात करते हैं जो कि है मैग्नीशियम। देखिए जो मैग्नीशियम है इसके बारे में भी इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम मुख्य रूप से कार्बोनेट के रूप में और डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। डोलोमाइट आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम का एक अयस्क होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम का भी अणु पाया जाता है। देखिए कार्बोनेट अगर हम देखें तो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, और अगर हम डोलोमाइट का फॉर्मूला देखें तो ये होता है MgCO3.CaCO3, यानी कि इसमें मैग्नीशियम का भी अयस्क है और कैल्शियम का भी अयस्क है, दोनों ही तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इन दोनों के रूप में ये पाया जाता है और इसका जो अवशोषण है वो Mg2+ के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो होता है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो हरी होती हैं, तो उनमें सबसे मुख्य घटक जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, घटक होता है Mg। इसके अलावा राइबोसोम की 2 इकाइयों को परस्पर जोड़ने का ये काम करता है, और जितने भी बीज हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, यानी कि तेलीय जितने भी बीज हैं, तेल उत्पादक बीज, बीजों में तेल निर्माण में ये उपयोगी होता है। तेलीय बीजों में तेल निर्माण में ये सहायक होता है, इसकी बहुत उपयोगिता होती है। यानी कि सरसों का जो तेल होता है अगर उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उसमें तेल नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिनके लिए एंजाइम सक्रिय का यह कार्य करता है, और इसकी जो मात्रा होती है वो मात्रा बहुत ही कम है, जो कि 0.5 से 0.7% होती है इसके शुष्क भार का। इसके बाद इसकी कमी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो कमी के लक्षणों में देखिए ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसके। कमी के लक्षणों में सबसे पहला है अंतरशिरीय हरिमाहीनता। अंतरशिरीय हरिमाहीनता का मतलब क्या होता है, इसमें पूरी पत्ती में हरिमाहीनता नहीं आती है, पूरी पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता, केवल उसकी सिराओं के अंदर से क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है जिससे उनका रंग पीला भूरा हो जाता है, बाकी पूरी पत्ती हरी होती है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो आप कह सकते हो कि उसमें मैग्नीशियम की कमी है। दूसरी है एंथोसायनिन वर्णक बनता है जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो पीली, नारंगी, बैंगनी रंग की हो जाती हैं, उस पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद में पादपों के तने जो होते हैं उन पर नेक्रोटिक रीजन्स बन जाते हैं, ऊतकचय क्षेत्र बन जाते हैं, और मैग्नीशियम तत्व ना होने पर पादप हरिमाहीनता प्रदर्शित करने लगता है। इसके बाद में
धीरे धीरे अंतरशरीय हरिमाहीनता आती है और उसके बाद में पूरा पादप ही हरिमाहीनता प्रदर्शित करने लगता है। इसकी कमी अगर ज़्यादा टाइम तक बनी रहे तो पौधे की मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसके बाद में हम एक और इम्पोर्टेंट तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सल्फ़र। देखिए स्टूडेंट्स, सल्फ़र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि सल्फ़र जो होता है मृदा के अंदर ऑर्गेनिक रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका जो अवशोषण होता है वो SO42- के रूप में होता है। सल्फ़र का अवशोषण SO42- के रूप में होता है और इसे हम सल्फ़ेट कहते हैं। आप जानते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो सल्फ़ेट के रूप में इसका अवशोषण होता है। ये कुछ अयस्कों के रूप में भी पाया जाता है। अयस्क मीन्स जैसे कुछ अयस्क हैं इसके पाइराइट, कोबाल्टाइट, जिप्सम। पाइराइट के बाद में कोबाल्टाइट, जिप्सम और एप्सोमाइट। ये कुछ अयस्क हैं जिनके रूप में ये पाया जाता है। मात्रा इसकी बहुत सिंपल सी है, जो कि आपकी 0.5 से 0.7% है शुष्क भार का। शुष्क भार के बारे में बार बार नहीं बताएंगे हम। इसके अलावा जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जहाँ से एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जो ब्रेसिकेसिकुल होता है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी से हम कहते हैं, तो ब्रेसिकेसिकुल के सदस्यों के अंदर जो होती है एक तीखी गंध होती है। वो तीखी जो गंध होती है वो सल्फ़र के कारण होती है। इसका रीज़न सल्फ़र है। जैसे मान लो ब्रेसिकेसिकुल के अंदर सरसों आता है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। सरसों के तेल में जब इसका तेल निकलवाया जाता है तो उसमें से एक झड़प सी आती है, तीखी गंध आती है जो लगती है। तो वो गंध होने का कारण सल्फ़र है। यहाँ पर सल्फ़र के बाष्पशील पदार्थ होते हैं जिनसे वो गंध आती है। इसके अलावा भी ये मूल ग्रंथियों के निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मूल ग्रंथियों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। देखिए, ज़्यादातर जितने भी दलहनी पौधे होते हैं वो सल्फ़र के अच्छे क्षेत्र में, यानी कि सल्फ़र की अधिकता में उगते हैं, इसीलिए उनके अंदर जड़ों में गांठें बन जाती हैं जिन्हें हम मूल ग्रंथि कहते हैं। तो मूल ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होता है। ये विटामिन बी और कोएंजाइम ए के अंदर पाया जाता है, इनका प्रमुख घटक होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन बी में कौन सा तत्व होता है, तो आप बताएंगे सल्फ़र। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कमी के लक्षणों की। कमी के लक्षण बिल्कुल नॉर्मल हैं। सबसे पहला लक्षण सेम है, हरिमाहीनता, क्लोरोसिस होगी। हरिमाहीनता के बाद में जो सल्फ़र युक्त एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इसके अलावा पौधे के अंदर जो कठोर भाग होते हैं उनका निर्माण ज़्यादा होने लगता है, जैसे स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम कोलेनकाइमा। पौधे बौने रह जाते हैं इसके। और गंधक की कमी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ तंत्र यानी कि मूल तंत्र की वृद्धि को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से नाइट्रेट्स का संचय इसमें नहीं हो पाता है, नाइट्रेट्स को अवशोषित नहीं कर पाती है। तो सल्फ़र की बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस है प्लांट्स के लिए, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम अगले तत्व के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपका आयरन। अगला तत्व है आयरन, लोहा, Fe कहते हैं इसे। हम डायरेक्ट इसका अवशोषण देखते हैं तो इसका अवशोषण फेरिक आयन या और फेरिस आयन हम देखते हैं। दो तरह के आयन होते हैं लोहे के, फेरिक आयन और फेरस आयन। फेरिक आयन कहते हैं Fe3+ को, और इसे कहते हैं Fe2+। तो इसके रूप में तो इसका अवशोषण होता है, फेरिक आयन के रूप में आयरन का अवशोषण होता है, और इसके रूप में ये क्रियाशील होता है। फेरस के रूप में ये क्रियाशील होता है। आप इतनी बात को ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करें इसकी कि ये कहाँ पर इम्पोर्टेंस होता है। मुख्य रूप से सेल डिवीज़न में, कोशिका विभाजन में इसका इम्पोर्टेंस होता है। कोशिका विभाजन के अलावा एक प्रोसेस होती है जिसे हम ETS कहते हैं। इसे हम चैप्टर 11 के अंदर आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ETS में इसका इम्पोर्टेंस होता है। इसके विभिन्न चरणों में ये अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इसके बिना इस तत्व का जो संचालन है वो नॉर्मली नहीं हो सकता।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो पत्तियों में जो आयरन होता है वो फाइटोफेरेटिन और क्रोमेटिन जालक में पाया जाता है। देखिए पत्तियों के अंदर जो एफी है वो कहाँ पाया जाता है, एक तो फाइटोफेरेटिन नाम की एक प्रोटीन होती है, फाइटोफेरेटिन प्रोटीन के अंदर होता है, और केंद्रक के अंदर कुछ क्रोमेटिन जालक होते हैं, केंद्रक के अंदर कुछ क्रोमेटिन जालक होते हैं, उन क्रोमेटिन जालकों के अंदर भी आयरन पाया जाता है। इसकी जो सिंपल मात्रा है सामान्य रूप में पाया जाता है पौधे के शुष्क भार का लगभग 1 से 1.5% इसकी मात्रा होती है। इसका इम्पोर्टेंस क्रेब्स चक्र में और पेरोक्सीडेज एंजाइमों की सक्रियक के रूप में होता है। आइए इसकी कमी के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। कमी के लक्षण, देखिए कमी के जो लक्षण हैं इसके बहुत ही अच्छे हैं, सेम हैं, अधिकांश लक्षण सेम होंगे। सबसे पहला हरिमाहीनता है इसका, कि हरिमाहीनता जो होती है बच्चों इसमें तरुण पत्तियों के अंदर आती है, तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता। तरुण पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता, तरुण का मतलब होता है नई, नई पत्तियों में हरिमाहीनता आती है यहाँ पे। इसी के कारण कुछ क्रियाएं हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और श्वसन वगैरह जो क्रियाएं हैं ये अनियमित हो जाती हैं। सेल डिवीज़न अवरुद्ध हो जाता है, सेल डिवीज़न रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से वृद्धि नहीं होती है, जिसकी वजह से वृद्धि मंद हो जाती है पौधे की, और पौधा कैसा हो जाता है, बौना रह जाता है। पत्तियों के शीर्ष और किनारे इसमें फटने लगते हैं। ये बात इसकी है, आयरन की है। इसके बाद में जो अगला तत्व है वो मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। देखिए ये जो मैग्नीज़ है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है, और पौधों के लिए भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट अहम भूमिका होती है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैग्नीज़ जो होता है ये मृदा के अंदर MnO2 के रूप में पाया जाता है, मैग्नीज़ ऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। तो मैग्नीज़ डाइऑक्साइड के रूप में इसका स्वरूप होता है मृदा के अंदर। इसके अलावा जो इसका अवशोषण होता है, अवशोषण Mn2+ के रूप में होता है, Mn2+। मैग्नीज़ आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है, और जो इसकी मात्रा होती है वो भी सिंपल होती है, 0.15% होती है शुष्क भार का। इसके अलावा हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस जो होते हैं इसके श्वसन क्रिया में, नाइट्रोजन उपापचय में जो एंजाइम होते हैं उनके सक्रिय क्रियाशील बनाने का ये कार्य करते हैं। इसके अलावा जो पर्णहरित क्लोरोफिल का संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल का निर्माण करने के लिए मैग्नीज़ आवश्यक होता है। प्रकाश की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। हम आपके लिए चैप्टर 10 के अंदर ये बात बताएंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की कई क्रियाएं मैग्नीज़ पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा ये श्वसन के क्रेब्स चक्र में भी विकारोक्सीकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इनके बारे में हम उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डायरेक्ट इसकी कमी के लक्षण जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कमी के या न्यूनता के लक्षणों से पूछा जाता है। देखिए कौन से लक्षण हैं कमी के लक्षणों में। सबसे पहला जो लक्षण है वो नॉर्मल है, हरिमाहीनता होती है, अंतरशरीय हरिमाहीनता होती है इसके अंदर। इसके अलावा हरित लवक और पर्णहरित का क्षय होने लगता है, क्लोरोफिल का क्षय होने लगता है, जिससे पत्ती कैसी हो जाती है, चितकवरी हो जाती है। चितकवरी का मतलब है कि उस पर धब्बे धब्बे से बन जाते हैं। इसके अलावा जड़ का विकास सीमित होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ याद रखना है वो है कि इसके द्वारा जई के अंदर ग्रे स्पिक रोग होता है। ग्रे स्पिक जई होता है ओट, तो जई के अंदर ग्रे स्पिक बीमारी होती है मैग्नीज़ की कमी के कारण। और मटर में मार्स स्पॉट नाम की एक बीमारी होती है। मटर में मार्स स्पॉट नाम की एक बीमारी होती है जो कि मैग्नीज़ आयन की कमी के कारण होती है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
कई बार क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि भाई मटर में मार्स स्पॉट जो बीमारी है वो किस तत्व की कमी से होती है, तो आप बताओगे मैग्नीज। इसके बाद में नेक्स्ट तत्व की हम बात करते हैं, वो है आपका बोरोन। देखिए बोरोन का क्या रोल है। बोरोन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। देखिए जो बोरोन होता है वो प्रकृति में मृदा के अंदर बोरिक अम्ल, बोरेट और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। इसका स्वरूप होता है इस रूप में, और इसका जो अवशोषण है वो बोरेट आयन के रूप में होता है। बोरेट आयन को हम BO3 3- और B4O7 2- के रूप में लिखते हैं। इसका विरोधी तत्व कैल्शियम होता है। इस लाइन का मतलब आप समझें सिंपल सा मतलब है बच्चों कि जहाँ पर कैल्शियम होगा वहाँ पर बोरोन की कमी हो जाएगी। इसका कारण है कि कैल्शियम जो होता है वो बोरोन के साथ में मिलकर के कैल्शियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बनाता है। और कैल्शियम बोरेट एक ऐसा तत्व है जो कि पौधों द्वारा अवशोषित नहीं होता, यानी कि पौधों के लिए हानिकारक है। अवशोषण की काम ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए कैल्शियम को विरोधी तत्व कहा गया है। जहाँ पर कैल्शियम की अधिकता होती है वहाँ पर बोरोन की कमी हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। कमी के लक्षण देखिए क्या क्या लक्षण है इसकी कमी के। सबसे पहला लक्षण और इम्पोर्टेंट जो लक्षण है जिसे आप देखकर पहचान सकते हो वो है गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियाँ हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधों के अंदर जो पत्तियों का रंग होता है वो गहरा हरा होता है, बहुत ज़्यादा हरी रंग की होती हैं, गाढ़ी हरी होती हैं, तो और मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं। तो ऐसा जो लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो वो बोरोन की कमी उसके अंदर है। माशल ऊतकों का विघटन होता है, पुष्पन की क्रिया कम हो जाती है, और जो पुष्प अगर बनते भी हैं तो वो बंधे होते हैं, यानी कि स्टेराइल होते हैं, उनमें जनन की जो प्रक्रिया है नहीं पाई जाती है। शीर्ष प्रभाविता में कमी। शीर्ष प्रभाविता में कमी का मतलब है, मैंने आपको भी बताया था, जब तक शीर्ष वृद्धि करेगा तब तक साइड वाले वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर शीर्ष प्रभाविता में कमी आ रही है। शीर्ष प्रभावी नहीं रहा, साइड वाले भी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा घने हो जाते हैं, झाड़ीनुमा हो जाते हैं, शाखित हो जाते हैं, ज़्यादा शाखाएं उसके अंदर निकल जाती हैं। मूल ग्रंथियों के निर्माण में कमी, ये जो है ये जैसे मान लो ज़्यादातर जो गुण होता है वो दालों के अंदर होता है, ये मूल ग्रंथि बनाने का, ग्रंथिका बनाने का। तो अगर बोरोन की कमी हो जाती है तो ग्रंथि के निर्माण में कमी हो जाती है। आपको मैंने अभी बताया था सल्फ़र जो होता है वो ग्रंथियाँ बनाने का काम करता है, और बोरोन जो है वो ग्रंथियों को कम करने का काम करेगा। इसके कारण एक और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है इसकी कि सेब में इंटरनल कॉर्क डिसीज़ हो जाती है बोरोन की कमी के कारण। ये इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चों नाम वाली डिसीज़ है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले तत्व की, जो कि है जिंक। देखिए अगला तत्व है जिंक। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। आइए अब बात करते हैं जिंक की। देखिए ये जो जिंक होता है वो द्विसंयोजी आयन यानी कि Zn2+ के रूप में ये पाया जाता है। इसका अवशोषण भी इसी रूप में होता है, और ये जो मुख्य घटक होता है कार्बोक्सिलेज का मुख्य घटक होता है। कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जिसका ये प्रमुख घटक होता है। इसके अलावा ये फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। फास्फोरस के अवशोषण का नियंत्रण ये करता है। अवशोषण का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट तत्व है ये। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, आप जानते हो एक हार्मोन होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड इसे हम ऑक्सिन भी कहते हैं, कृत्रिम ऑक्सिन होता है। तो ऑक्सिन के संश्लेषण में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। देखिए इसके अलावा जो इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे के लिए पर्याप्त होती है, इसकी ज़्यादा मात्रा देने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आपकी 3 से 1500 ppm है। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन ही इसके लिए पर्याप्त है। ज़्यादा इसको जिंक की आवश्यकता नहीं होती है प्लांट्स को। इसके अलावा हम इसकी कमी के लक्षणों की बात करें। कमी के लक्षण भी इसके सिंपल हैं। सबसे पहला जो कमी का लक्षण है वो है पादप की वृद्धि कम होती है, क्योंकि ऑक्सिन कम बनता है इससे। ठीक है, ऑक्सिन की कमी हो जाती है, संश्लेषण रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पौधा होता है बौना रह जाता है। इसके अलावा पत्तियां विकृत हो जाती हैं, टाइम से पहले गिर जाती हैं नीचे, पत्तियों में नेक्रोटिक क्षेत्र बन जाते हैं, फ्लोएम में कुरचन आ जाती है, और लिटिल लीफ डिसीज़ हो जाती है। लिटिल लीफ का मतलब होता है पत्तियां छोटी रह जाती हैं इसकी कमी के कारण। एक सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी होती है, देखिए मक्के के अंदर होती है। मक्के में
श्वेत कलिका रोग इसके कारण होता है। श्वेत कलिका रोग का मतलब है वाइट बर्ड डिसीज़ इसके कारण होती है, और धान के अंदर खैरा रोग भी इसी के कारण होता है। ये दो बीमारियां हैं जो कमी के लक्षणों में जिंक में आप लिख सकते हो। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि भाई मक्के में श्वेत कलिका रोग किसके कारण होता है, तो आप बताओगे किसके कारण, जिंक के कारण, और धान में खैरा रोग भी जिंक की कमी के कारण होता है। इसके बाद और कुछ छोटे छोटे तत्व और रह गए हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमें केवल ये 4 तत्व रह गए हैं, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। सबको हम एक साथ में कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कॉपर से। कॉपर जो होता है अपने अयस्क के रूप में पाया जाता है, जैसे हम चैल्कोपाइराइट कहते हैं, और अवशोषण इसका Cu2+ के रूप में होता है। ये मुख्य रूप से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएँ होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में इसका इंपॉर्टेंस होता है। ये प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम, CYT का मतलब है बच्चों साइटोक्रोम, आप ध्यान रखें, CYT मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इन दोनों का प्रमुख घटक होता है। इसकी कमी का सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी होती है, वो है नींबू में शीर्षारंभी रोग हो जाता है, जिसे हम डाईबैक डिसीज़ कहते हैं। तो नींबू में डाईबैक रोग किसके कारण होता है, कमी कॉपर के कारण। हरिमाहीनता सबके अंदर कॉमन है। इसके बाद में अगला जो तत्व है वो है आपका मोलिब्डेनम। इसकी मृदा में कम मात्रा होती है और इसका अवशोषण MoO2 के रूप में होता है। मुख्य रूप से एंजाइम सक्रियक के रूप में ये कार्य करता है। इम्पोर्टेंस कहाँ होता है इसका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कुछ एंजाइमों को ये एक्टिव कर देता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और कमी के लक्षणों में पुष्पीकरण और फलन की जो क्रिया होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का बनना कम हो जाता है। तो इसके बाद में पत्ता गोभी के अंदर विपटेल डिसीज़ हो जाती है। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, विपटेल जो डिसीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आप सुनिए, इसके अंदर क्या होता है, पत्ती की जो पत्ता गोभी में क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, तो उसकी जो मिडरिब होती है, मध्य शिरा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों फलक कम विकसित हो पाते हैं। भाई मध्य शिरा ज़्यादा लंबी मोटी होगी तो बगल वाली जो पत्तियाँ हैं वो कम विकसित हो पाती हैं, इसे हम कहते हैं विपटेल डिसीज़। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है मुख्य रूप से Cl- के रूप में इसका अवशोषण होता है, कोई खास इंपॉर्टेंस होता नहीं है। कार्य की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट उपापचय और विद्युत आवेशों के संतुलन का कार्य करता है। कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है मुख्य रूप से, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर क्लोरीन तो होता ही है। पत्तियाँ अल्प विकसित होती हैं और हरिमाहीनता इसका कॉमन है। इसके बाद में जो लास्ट आता है वो है निकेल। निकेल देखिए बच्चों, इसका जो डाल्टन ने इसको रखा था 1988 में, इसको आवश्यक तत्वों की संज्ञा दी गई थी। उससे पहले इसको आवश्यक तत्व हम नहीं मानते थे। 1808 से हम इसको मान रहे हैं, क्या आवश्यक तत्व मान रहे हैं डाल्टन की कृपा से। इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम आवश्यक होती है, भूमि में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पौधे इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। यूरिएज एंजाइम का ये प्रमुख घटक होता है। निकेल जो होता है प्रमुख घटक होता है यूरिएज एंजाइम का। इसके अलावा जो NI होता है पौधे को आसानी से उपलब्ध होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है, कमी के लक्षणों में अगर हम देखें तो कमी के कारण पत्तियों के अंदर यूरिया जमा हो जाता है, जिसके कारण नेक्रोटिक क्षेत्र बन जाते हैं। पत्तियों में यूरिया की अधिकता से या यूरिया के जमा होने से ऊतक क्षय क्षेत्र बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा आगे देखें अगर हम, तो इसकी कमी से जो नवोद्भिद होते हैं, नए पौधे, बीज में से जो कलिका निकलती है उसके अंदर ओज की कमी आ जाती है, विगर की कमी आ जाती है, और पत्तियों में हरिमाहीनता जो है वो कॉमन है। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे 17 तत्वों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। इससे आगे की टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।